अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना मेनली इन्फ्लेमेशन होती है बोन की। ठीक है, अब ये जो है ना हमारे पास ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारे पास बॉडी जो होती है वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बना देती है। किसके अगेंस्ट बना देती है? एक तो मेम्ब्रेन, जो साइनोविल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अगेंस्ट बना देती है। इसके अलावा जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मेनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना, बॉडी में इंटर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनके अगेंस्ट भी वो बन जाती हैं, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ठीक है, अब इसमें पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें ना, तो पैथोजेनेसिस में तीन चीज़ें होती हैं। जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो जेनेटिकल फैक्टर्स में सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। एक हमारे पास HLA-DR4 की म्यूटेशन होती है और एक हमारे पास म्यूटेशन होती है PTPN22 की। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में इतना कुछ खास नहीं है, यही आ जाती है स्मोकिंग, अल्कोहल, और जो स्पेसिफिक एरिया में हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है बहुत कॉमन होता है। पर्सनल फैक्टर्स में हमारे पास मेनली पर्सनल फैक्टर्स में ये अल्कोहल और स्मोकिंग आ जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये है कि इन्वायरमेंट स्पेसिफिक होती है डिजीज़। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं ये बात पे। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल हमारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसमें हमारे पास होते हैं 20 अमाइनो एसिड, ये तो हमें पता है। और ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। लाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनको वो आगे पीछे नहीं होते। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, प्रोटीन बनने के बाद जब उसकी मॉडिफिकेशन होती है तो उसमें आर्जिनिन की जगह पे सिट्रलिन आ जाता है। अब जब आर्जिनिन की जगह पे सिट्रलिन आ जाता है तो वो जो प्रोटीन जो बनता है वो हमारे पास एंटीजेनिक होता है। ठीक है, बॉडी उसको फॉरेन कंसिडर कर रही होती है। अल्टीमेटली ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी तो डिस्ट्रक्शन होगा। अच्छा, और इस प्रोसेस को हम सिट्रलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जिसको हम साइक्लिक सिट्रलिन पेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इस प्रोसेस के अगेंस्ट हमारे पास दो टाइप ऑफ इम्यूनिटी जनरेट होती है। एक टी सेल रिस्पॉन्स होता है और एक बी सेल रिस्पॉन्स होता है। टी सेल रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ऑब्वियसली हमारे पास CD4 टी सेल्स आएंगे विच इज़ हेल्पर टी सेल्स। वो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 17, इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर क्रॉसिंग फैक्टर, और हमारे पास रैंक एल का लेवल ज़्यादा कर देंगे। अच्छा, बी सेल्स क्या करते हैं? बी सेल्स मेनली हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। कौन सी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं? एक तो वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंटी सिट्रलिन एंटीबॉडी। ठीक है, सेकंड ये हमारे पास बनाते हैं रोमेटाइड फैक्टर। अब जो रोमेटाइड फैक्टर होता है ना, ये मेनली बना होता है IgA और IgM कंबाइन होते हैं, वो हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं जाके IgG के साथ, एंड वो कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करा देते हैं जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स सारा कुछ होता है। ठीक है, अब बात है मॉर्फोलॉजी पे इसकी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हमें मेनली पेनिस ही नज़र आता है। ठीक है, पेनिस क्या है? पेनिस में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली मैं समझा दूंगा। देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि एंटीबॉडीज़ बनी है, उनने जाके बोन्स का ये जो साइनोविल मेम्ब्रेन है इसको अटैक कर दिया। ऑब्वियसली जब अटैक किया है तो हमारे पास क्या हुआ है, साइनोविल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन हुई है। डिस्ट्रक्शन के बाद हुई है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के बाद हमारे पास आए डिफरेंट सेल्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आए हैं। ठीक है, अब वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो डाई करेंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल डाई करेगा। ठीक है, अब वो जब डाई हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और वास्कुलैरिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये जो पेनिस होता है ना, ये डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद एंड में हमारे पास इससे होती है फाइब्रोसिस, और हमारे पास जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस एंड बोन एल्काइलोसिस। ठीक है, फाइब्रोसिस एंड बोन एंड एल्काइलोसिस। ठीक है, अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है? एक तो जनरलाइज फीवर होता है, बॉडी पे बोन पेन होता है, इसके अलावा माइल्जियाज होते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो काम करने से ठीक हो जाती है। अच्छा जी, अब हम लोग सिस्टम वाइज जाते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि एक तो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो जाती हैं, इसके अलावा कॉर्ड जो होते हैं वो डिप्रेस हो जाता है। आंखों में क्या होता है? आंखों में ये हमारे पास केराटोकंजक्टिवाइटिस सी का कॉज करता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारे पास जब हार्ट तक पहुंचता है तो एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और वास्कुलारिटीज कॉज करता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जब नीचे आता है
लंग्स में तो कैप्लन सिंड्रोम कॉज करता है। फिर जब ये किडनी में आता है तो ये हमारे पास कॉज करता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर एंड में आता है स्किन पे, सॉरी स्किन पे नहीं, स्किन पे पहले आता है, फिर उसके बाद जो है हाँ एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, सॉरी, सर के बाद ये आंखों के बाद ये नेक में जाएगा, नेक में ये हमारे पास कॉज करेगा स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ठीक है। अब आते हैं स्किन में, स्किन में ये डेमोटाइड नोड्यूल्स कॉज करेगा, और ठीक है, और एंड में आ जाते हैं टोज, तो टोज में ये हमारे पास करेगा कॉक अप टो डिफॉर्मिटी, ठीक है। दैट्स इट। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर इनहिबिटर्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, एसिड्स वगैरह देते हैं, ठीक है। बस ट्रीटमेंट यही है इसकी, ठीक है। दैट्स इट, वे डन विद दी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके बाद एक दो टॉपिक्स ही बच जाएंगे इस चैप्टर के, देन वी गोना बी डन विद इट। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।